सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लो कि हाउ डज मैग्नेटिज्म अराइज इन अ सब्सटेंस, what is meant by paramagnetic and diamagnetic substances, right? Yes, sir. तो ये कह रहा है कि जी हाउ डज मैग्नेटिज्म अराइज. Magnetism, some sort of a substance having magnetic properties. और इसके बाद what is meant by paramagnetic and diamagnetic substances. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. द सब्सटेंसेस दैट आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक होंगे, और डायमैग्नेटिक वो होंगे जो वीकली रिपेल्ड होंगे, राइट. तो जब हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं ना, तो याद रहे बच्चे कि एक मतलब अगर हम कहें कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वी कॉल इट सिंपली द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. अब ये जो करंट फ्लो कर रहा होता है बेसिकली ये इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से बन रहा होता है, एक फिनोमेना शो कर रहा होता है. और अगर हम इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे इसको मूव ऑन करवाएं, यानी कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है ना इसकी दो तरह की होती है, राइट. एक को हम बोलते हैं स्पिन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और एक जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी एक ट्रैक पे कंडक्टर के अंदर. तो ये जो स्पिन मोशन है इसकी इधर या इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, या इन अदर वर्ड ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग के एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो बिल्कुल ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन्स की एक क्लस्टर जो है वो फ्लो करती है थ्रू द कंडक्टर, तो उस टाइम भी आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. ये कैसे क्रिएट होता है, अगर हम कहें कि वो एक इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन से हुआ था, फिर इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है वो अपोजिट रोटेट कर रहा है, तो उसकी स्पिन की वजह से बनने वाला फील्ड इधर नॉर्थ इधर साउथ कर लें, इसका इधर नॉर्थ इसका इधर साउथ कर लें. सो इन दो को कलेक्टिवली अगर हम कहें तो ज़ीरो हो जाएगा. एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसका यूं फिर जा रहा है, हम इसको यहाँ से नॉर्थ और ये साउथ रखें, तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर ये तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हों आखिरी शेल में, तो दो तो इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आखिर वाले की वजह से तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का. बिल्कुल इसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉनों को कलेक्टिव इफेक्ट जो आता है ना वो उसकी ओवरऑल सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहा है. अब दोबारा मैं ये लाइन पढ़ता हूँ तो होपफुली आपको समझ आए. मैग्नेटिज्म इज काज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ सब्सटेंस. होपफुली कि क्लियर है ये लाइन, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, अब जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, एंड देयर स्पिन जनरेट टीनी मैग्नेटिक फील्ड. जैसे मैंने अभी बताया कि वो स्पिन करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है. इफ़ सम मटेरियल इन सम मटेरियल क्या होता है कि दीज मैग्नेटिक फील्ड्स अलाइन अप हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं. एज अ रिज़ल्ट, जैसे इसकी बड़ी सिंपल अगर मैं एग्जांपल पुट करूं बच्चे, आपके पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट जब हम फाइंड करेंगे तो वो इतना बड़ा एक वेक्टर आएगा, राइट. सो बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू जो होता है म्यू एम, ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से ज़ाहिर करते हैं, एम फॉर मैग्नेटिक है. तो ये भी कलेक्टिव चीज़ होती है जिस डायरेक्शन में चल रहा हो, तो वो ओवरऑल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देगा. सो उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से जो विद इन द सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है, टू टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस एग्जिस्ट. वन इज़ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस have unpaired electrons that create a weak magnetic field. पैरामैग्नेटिक के अंदर अनपेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और ये क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं अ वीक मैग्नेटिक फील्ड को. इसलिए लाजमी सी बात है ये अट्रैक्ट होंगे. तो वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आपके एग्जाम्पल आप कोई भी लिख दें, ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम एंड ऑक्सीजन.
डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होंगे इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे, और ये बड़ी बात है कि कैंसिल आउट द मैग्नेटिक इफेक्ट। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, सो दे आर वीकली रिपेल्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड रिपेलिंग का यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई अट्रैक्शन और रिपल्जन प्रॉपर हो रही है। इनफैक्ट ऊपर के केस में अट्रैक्शन होती है और यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होती, न्यूट्रल बिहेवियर होता है। सो वी कॉल इट एज एज नॉट अट्रैक्शन को हम ऐसे पुट कर लेते हैं कि बीइंग वीकली रिपेल्ड, राइट। सो ये ओवरऑल टू टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस होते हैं। मैग्नेटिज्म राइजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मोशन एंड स्पिन, ये कंक्लूजन की लाइन है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली अट्रैक्टेड to the magnets while the diamagnetic materials are weakly repelled. Hopefully कि question 5 clear होगा। Okay. Yes sir, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। Suppose you have material A and material B. अब ये थोड़ा कंडीशनल चीज़ आ जाती है, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट है। एक मटेरियल A है, एक मटेरियल B है। A की प्रॉपर्टी क्या है जी? लार्ज हिस्टेरेसिस लूप एरिया है। अच्छा, अब हिस्टेरेसिस लूप एरिया ज़्यादा होने का क्या मतलब है? अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ये वाला क्वेश्चन 4 पे हमने कहा था हिस्टेरेसिस लूप ऑफ ए मटेरियल शोज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें एक था रिटेंटिविटी, जिसमें उसने कहा था कि अगर किसी की रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो वो मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर लेगा। सिंपल। अगर आप उसको उसके ऊपर अप्लाई किया गया जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नली, उसको रिमूव कर लें, फिर भी वो मैग्नेटिक रहेगा, तो वो रिटेंटिविटी होगी उसकी। अब जो ज़्यादा रिटेन रखेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, तो लाजमी सी बात है वो इतना ज़्यादा जल्दी यानी मैग्नेटिक यानी कि आप कहें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर रिटेन करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अब बिल्कुल अगर मैं ये कहूँ कि जब हम ट्रांसफार्मर्स की बात करते हैं, जब यानी कि वो एक टावर से दूसरे ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी को वो लेके जा रहे होते हैं थ्रू वायर्स, तो जो स्टेप डाउन हो जाती हैं हमारे वोल्टेजेस, उनको हम स्टेप अप करते हैं अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर के अंदर हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर वो जब बिजली उसमें से या करंट फ्लो करेगा तो वो एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जैसे ही करंट कट होता है उनको डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में एक डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हुए तो एसी का दूसरी जब डायरेक्शन में जाएगा तो उसको डीमैग्नेटाइज होना चाहिए फ़ौरन। लेकिन अगर जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिटेन करने की ज़्यादा हुई, रिटेंटिविटी हाई हुई, तो वो सेम नहीं रहेगा, उसने यानी कि फ्लो ऑफ करंट के अंदर रुकावट डालनी है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि दो मटेरियल ए एंड बी है, ए हैज़ लार्ज हिस्टेरेसिस लूप एरिया, इट मीन्स के द रिटेंटिव एंड कोर्सेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी ज़्यादा हैं, वाइल द बी हैज़ अ स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप एरिया। विच वन इज़ द सूटेबल फॉर द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है जी, उसके लिए कौन सी बेहतर होगा? तो लाजमी सी बात है जिसका एरिया हिस्टेरेसिस लूप का कम होगा वो बेहतर चीज़ है ना। तो यहाँ पे उसने क्लासीफाई कर दिया कि मटेरियल ए जो है लार्ज हिस्टेरेसिस लूप एरिया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रिटेन मैग्नेटिज्म को फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए, मोर एनर्जी लॉस। अब आप कहेंगे सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टोर कर रहा है तो एनर्जी कैसे लॉस? ये उस एनर्जी की बात कर रहा है बेटे कि जब करंट रिवर्स डायरेक्शन अपनाएगा तो ये जो मैग्नेटिज्म उसके अंदर क्रिएट हो चुका था वो अपोज करेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लूज़ होगी। दूसरी बात क्या है कि नॉट सूटेबल फॉर द ट्रांसफार्मर बट गुड फॉर द परमानेंट मैग्नेट। हाँ, अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो फिर तो आपके पास ए टाइप मटेरियल विद द लार्ज हिस्टेरेसिस लूप आर मोर प्रेफरेबल। वाइल इन केस इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर्स वेयर द shuffling of voltage is very frequent in case of the alternating current biases, तो उस केस में भाई आपके पास सिंपल सी बात है कि आपको जैसे जैसे शिफ्टिंग होगी करंट की तो उसी दौरान मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज भी उसको इंस्टेंटली होना चाहिए। इफ़ द मटेरियल इज़ गोइंग टू रिटेन इट्स रिटेंटिविटी या मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो फिर बच्चे वो कभी भी यानी कि उस चीज़ को सूटेबल नहीं समझा जाएगा। तो फिर मटेरियल बी जो है वो क्या होगा?
ईजिली हो जाएगा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज तो बहुत अच्छा है, और जब ये हो जाएगा तो फिर लाजमी सी बात है एनर्जी का लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। और फिर क्या है जी, बेस्ट चॉइस है फॉर द ट्रांसफार्मर कोर, तो ट्रांसफार्मर के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। सो ओवरऑल क्या हुआ, मटेरियल बी इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसफार्मर्स बिकॉज इट रिड्यूसेस द एनर्जी लॉस एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, Clear है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अ मटेरियल बिहेव इफ़ इट ओबेज हुक्स लॉ। अगर कोई मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करता है तो वो कैसे, मतलब उसका बिहेवियर होगा, राइट। सो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट कि इफ़ अ बॉडी इज स्ट्रेच्ड अंडर द सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, तो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगी, जैसे कोई सिलिंग की स्प्रिंग होता है, वो अगेन अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। लेकिन हुक ये कहता है कि अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पता हो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लें आप स्ट्रेन के साथ, तो वो अप्लाइड स्ट्रेस की इक्वल आता है, या वो उस फोर्स की इक्वल आ रहा है जो आप अप्लाई कर रहे हो। इन अदर वर्ड में अगर सादे अल्फाज में इसको पुट करूं, तो जब जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होता है, यानी स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ रहा है। अब स्ट्रेन कितना आएगा, वो उसके इलास्टिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या स्प्रिंग कांस्टेंट से, या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग से। दिस मीन्स दैट इफ़ द फोर्स अप्लाई टू ए मटीरियल इंक्रीजेज, अगर आप इंक्रीज कर लेते हैं, इट्स डिफॉर्मेशन यानी स्ट्रेन इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि इफ़ अ सब्सटेंस इज गोइंग टू क्रॉस द इलास्टिक लिमिट इट विल गो द ब्रिटल फॉर्मेशन कैडर, जो है वो हम कल की गालबन लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं कि ब्रिटल कौन से वाले होते हैं। इफ़ अ मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, अब वो केस आ गया कि वो कहते हैं कि अगर एक मटेरियल ओबे करता है हुक लॉ तो क्या होगा। इफ़ अ मटेरियल ओबेज हुक लॉ इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। लाजमी सी बात है ये अपनी असली हालत में आ जाएगा जब फोर्स को रिमूव किया जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको हम जब ग्राफ में लेके आते हैं तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनती है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है बेटे कि दो वेरिएबल जिनके बीच ग्राफ बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपके पास एक यूं केस बना हुआ है और आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ बेसिकली द चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम, या कोई भी और चीज़ आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस। अब जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो चेंज भी इतना आया, फिर आपने स्ट्रेस और इंक्रीज़ की, चेंज बढ़ गया, फिर और इंक्रीज़ की, फिर चेंज बढ़ गया। सो ऑल दीज लाइन्स आर पासिंग थ्रू अ सिंगल लाइन, आप कह सकते हैं, ऑल दी पॉइंट्स। सो द रिजल्टेंट जो आपके पास ग्राफ आएगा, जो नॉमिनेशन आएगी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आएगी, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। तो वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो जो हुक लॉ ओबे करेगा उसकी स्ट्रेट लाइन होगी। इट एग्जिबिट्स इलास्टिक बिहेवियर। ये इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है बच्चे, इलास्टिसिटी स्प्रिंग की हो सकती है, इलास्टिसिटी रबर की हो सकती है। प्लास्टिक की इलास्टिसिटी नहीं होती, वो प्लास्टिसाइजिंग समथिंग डिफरेंट है, यानी प्लास्टिक के अंदर चीज़ बेंड होने के बाद रीगेन नहीं करती शेप, इलास्टिक्स में चीज़ जो है वो रीगेन करती है, और हुक लॉ इसी को डील करते हैं। ओके, बस ये है। और लास्ट की लाइन क्या है कि मटेरियल्स दैट फॉलो अप द हुक्स लॉ बिहेव इलास्टिकली, मीनिंग दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। और इस सारे के अंदर जो आपको बच्चे टर्म्स यूज़ हुई हैं वो ये लिखी हुई हैं। सुपर कंडक्टर बैंड गैप क्या होता है, ब्रिटल वर्सेस डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, हुक्स लॉ, इसको देख लें। दैट्स ऑल। सर ये PDF मुझे शेयर कर दें.